गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर कॉमर्स। दिस इज द पार्ट 35 लेक्चर इकोनॉमिक्स का। आज डिफिनेशन हम लोग सेकेंड पार्ट है। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अबाउट द डिफिनेशन ऑफ द प्रोफेसर एडम स्मिथ ऑन द वेल्थ डिफिनेशन एंड प्रोफेसर मार्शल ऑन वेलफेयर डिफिनेशन। लास्ट में मैंने बताया था कि प्रोफेसर मार्शल का डिफिनेशन वेलफेयर काफी दिनों तक चला, क्योंकि उन्होंने कहा था कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक वेल्थ और दूसरा आपका वेलफेयर, और इन्होंने वेलफेयर को एक इंपॉर्टेंस दिया ओवर टू द वेल्थ। बाद में प्रोफेसर रॉबिन्स आए, इन्होंने काफी आलोचना किया। इन्होंने कहा कि वेलफेयर एक सब्जेक्टिव मैटर है और इनप्रैक्टिकल है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक ह्यूमन एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट अलग अलग होता है। ठीक है, इन्होंने एक जगह लिखा भी है, प्रोफेसर रॉबिन्स पॉइंटेड आउट वॉट एवर इकोनॉमिक्स इज कंसर्न with, it is not concerned with the causes of material welfare as such. He based his definition on the clear-cut concept that human wants are unlimited. ये आया, human wants are unlimited and any person, however best he may try, cannot satisfy all his wants because the means to satisfy human wants are limited, scarce, and also time at disposal is short. समय कम है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और आवश्यकताएं अनंत हैं। बिसाइड द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द मीन्स देयर आर मेनी अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ ईच ऑफ देम। ऑल दिस सर्कमस्टांसेस कंपेल ए मैन टू मेक ए प्रॉपर चॉइस ऑफ सेटिस्फाइंग हिज वांट डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटीज। इसीलिए प्रोफेसर रॉबिन्स का डिफिनेशन जो आता है, ये स्केर्सिटी, रॉबिन्स, प्रोफेसर रॉबिन्स, स्केर्सिटी डिफरेंट ओरिएंटेशन। स्केर्सिटी डिफिनेशन आया और इस पर इन्होंने जो है काफी कुछ कहा। इन्होंने कहा कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अब इस रिसोर्सेज जो है जब लिमिटेड है और लिमिटेड रिसोर्सेज पे काम करना एक मैटर ऑफ चॉइस हो जाता है। कैसे? स्केर्सिटी में जैसे आपका, अब ध्यान दीजिएगा, इसको जो हम बोल रहे हैं इनका एक डिफिनेशन बोल देते तब आगे चलते हैं। इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज human behavior as a relationship between the end and square means which is have alternative uses। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं अपनी भाषा में ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज कर लीजिए आपने एक बजट बनाया, उसमें एक किताब था 300 रुपया का, 150 रुपया आपको अपने दोस्तों को खिलाना पिलाना था, 100-150 का और फुटकर सामान आपको लेना था। कुछ 700 का बजट था। पापा से आपने कहा पापा हमको 700 रुपया चाहिए। पापा को उस दिन दिक्कत था, उन्होंने आपको 400 रुपया दे दिया। अब नाउ आपका जो है कई सामान चाहिए था, लेकिन आपके पास पैसा मात्र 400 एंड यू विल हैव टू एडजस्ट। अब यहां पर मैटर ऑफ प्रेफरेंस आता है, मैटर ऑफ चॉइस आता है, मैटर ऑफ प्रायोरिटी आता है। हर एक आदमी कह सकता है नहीं साहब हम तो होटल जाएंगे, किताब नहीं लेंगे, क्योंकि आप देखोगे 400 और 700 कहेगा सब खर्चा करेंगे, किताब नहीं लेंगे। एक कहता नहीं किताब तो हम लेंगे 400 में, बाकी नाश्ता पानी नहीं करेंगे और जो है बाकी चीजें बाद में देखी जाएगी। अब आप देखो कि ये 400 में आपके पास उसको उपयोग कैसे करें। आपने कहा चलो सेकेंड हैंड किताब लेंगे या फर्स्ट हैंड लेंगे, अपनी फ्रेंड से कह देंगे कि साहब नाश्ता आज नहीं करेंगे, या करेंगे तो चलिए भाई एक टिकिया खा लेते हैं और सामान बाद में ले लिया जाएगा। यानी कि यू विल सेट द प्रेफरेंस, प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी इज द रिलेटिव मैटर, हर एक का अलग अलग होता है। उसके बाद हर एक प्रायोरिटी का आप प्रॉस एंड कॉन्स निकालोगे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और उसके आधार पर जो भी चीजें आपको लगेगा सुटेबल, आप उसको फाइनल करोगे। दैट इज अ मैटर ऑफ चॉइस। तो अल्टरनेटिव यूजेस
प्रेफरेंस, प्रायोरिटी एंड द लास्ट इज थिंग इज द चॉइस। और ये चॉइस जो होता है, प्रायोरिटी होता है, प्रेफरेंस, ये हर व्यक्ति का अलग अलग होती है। इन्होंने इसी पर कहा कि जब हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज है, अरे सॉरी, लिमिटेड वांट है और रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इन दैट केस देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, देयर इज अ प्रॉब्लम। सो जब चॉइस का आएगा, अल्टरनेटिव यूज हम निकालते हैं और उसके बाद द बेस्ट यूजेज मॉडल हम एक रखते हैं कि हमको किस पर जो है अपने उस एक्सपेंडिचर को सेट करना है। प्रोफेसर जो इनका जो है टोटल इस पर फोकस किया। ह्यूमन मैन, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो मैन हैज द इन्यूमरेबल वांट्स फर्स्ट, सेकंड वांट्स कैन बी अरेंज इन ऑर्डर टू ऑफ देयर इंपॉर्टेंस हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। स्केर्सिटी ऑफ मीन्स, और चौथा मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अब अगर हम इनकी जो मुख्य आलोचना की बात करें और उससे एक नया एस्पेक्ट हम आज जोड़ना चाहेंगे कि इन्होंने जो है, जो इनकी आलोचना हुई उसमें सबसे पहले था वेलफेयर कॉन्सेप्ट। इट इज जनरली पॉइंटेड आउट दैट द रॉबिन्स हैज सेड much against the welfare, but it is the fact the concept of welfare is implicit in the definition of economics given by। इनके भी डिफिनेशन में implicit का मतलब छुपा हुआ था, कहने की जरूरत नहीं है। That very theme of the maximum satisfaction जो इन्होंने कहा, अगर देखा जाए तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन में ही आपका वेलफेयर छिपा है। स्कोप ऑफ दिस डिफिनेशन, द नैरोनेस एंड द न्यूट्रल एटीट्यूड ऑफ द स्केर्सिटी डिफिनेशन toward in it is not acceptable to some economists who support the law। अब जो सबसे बड़ा इनका आलोचना था, इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द साइंस। अगर आप डिटेल जाइए इनकी किताब में तो हम देखते हैं कि इनका जो इकोनॉमिक्स इज द साइंस, इन्होंने पॉजिटिव साइंस माना। अब एक क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द पॉजिटिव साइंस एंड व्हाट इज द नॉर्मेटिव साइंस। इनके आलोचना को पहले हम बोल देते हैं। Robbins' definition transformed the economics into the pure science, which has nothing to do with the practice, but it is a matter of fact. Most of the economics of modern period have started realizing the economics must not only teach how to make a tool। ये हमको सिर्फ नहीं बताता है कि टूल बनाएं, जबकि साइंस, प्योर साइंस बताता है टूल कैसे बनाएं, बट आल्सो बताता है हाउ टू यूज इट। दिस इज द डिफरेंस, जिसको हम अभी हम आ रहे हैं पॉजिटिव और नॉर्मेटिव साइंस में, तब इसको हम और डिस्कस करेंगे। एंड इकोनॉमिक्स शुड नॉट ओनली बी ए टूल मेकर बट आल्सो टूल यूजर। तो इन्होंने जो है एक बताया, दूसरी आलोचना था, इन्होंने स्केर्सिटी क्या कहा, और स्केर्सिटी जब कहा तो उसकी भी आलोचना हुई कि 1930 का जो हमारा ग्रेट डिप्रेशन वर्ल्ड में आया था, that was based on the total, not the scarcity but also abundance। क्योंकि ज्यादा होना भी एक राष्ट्रीय समस्या है, क्योंकि वहां प्राइस गिरता है, मूल्य गिरता है और व्यापारी नुकसान में चला जाता है, जीडीपी गिर जाता है। और इन्होंने एक स्टैटिक, जब इन्होंने प्योर साइंस बोला तो प्योर साइंस इज द स्टैटिक, ठीक है, और इन्होंने भी जो है नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट को इग्नोर कर दिया। ये इनका था। हम आगे की डिफिनेशन में जाएं, उसमें जो है हम लोग इसमें जो है थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द पॉजिटिव साइंस एंड व्हाट इज द नॉर्मेटिव साइंस। इन्होंने जो है पॉजिटिव साइंस बोला था। क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक जो होता है, जिसको हम लोग आगे के क्लासेस में चर्चा करेंगे, साइंस भी होता है तो आर्ट भी होता है। साइंस दो तरीके का हुआ, पॉजिटिव साइंस और दूसरा हो गया नॉर्मेटिव साइंस। अब ये क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। देखो, पॉजिटिव साइंस, प्योर साइंस, नॉर्मेटिव, ये साइंस का होता है। पॉजिटिव साइंस में हम लोग जो अगर कहें, दूसरी किसी भी साइंस में दो चीज होता है, काज and effect। If we can establish the direct relationship between the cause and effect, that is the positive या pure science। जैसे हम लोग केमिस्ट्री की बात करें, पानी कैसे बनता है, H2O,
हाइड्रोजन की इतनी मात्रा रहेगी, ऑक्सीजन की इतनी मात्रा रहेगी, ये काज है, और इफेक्ट इज द पानी। हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सब सारी चीजें प्योर साइंस होती है, क्योंकि यहां पर वेल स्टेब्लिश है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कहीं हो, वो एक ही सिद्धांत चलेगा, दैट इज द काज है, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द काज एंड इफेक्ट, कि इन चीजों का यही होगा। जहां पर वेल स्टेब्लिश रहे कि हम ये करेंगे तो वो यही मिलेगा, वो काज एंड इफेक्ट है। हम गेंद फेंकेंगे तो ऊपर तो नीचे ही गिरेगा, ये पॉजिटिव साइंस है, ये साइंस में अध्ययन होता है, ठीक है। बट अब आता है नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस में भी काज एंड इफेक्ट होता है, बट वी कैन नॉट एस्टेब्लिश द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द काज एंड इफेक्ट, यानी एक काज के कई इफेक्ट हो सकते हैं और एक इफेक्ट के कई काज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पहले मजाक वाली चीज बोले, उसके बाद हम इसको इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं। मान लीजिए क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 रो रहे हैं, दैट इज द इफेक्ट। अब आता है क्यों रो रहे हैं। क्या सबका कारण एक होगा? नहीं। किसी को मम्मी की याद आ रही है, किसी को पापा की याद आ रही है, किसी को दीदी की याद आ रही है, किसी को भूख लगा है, किसी के पेट में दर्द है। सो मेनी रीजन आर देयर, दैट इज द काज। सो काज इफेक्ट एक है, वो रो रही है, और उसके कारण 10 हो सकते हैं। यहां बड़ा मुश्किल हो जाता है पता लगाना, एक ही है। दूसरा, यहां पर मैंने इफेक्ट को काज से जोड़ा था, अब काज को इफेक्ट पर ले जाते हैं। काज, मान लीजिए हमने जो है एक घूसा सबको मारा, एक काज एक था, इफेक्ट कोई रोएगा, कोई चिल्लाएगा, कोई गुस्साएगा, कोई अपने पापा को फोन करेगा, कोई कुछ करेगा। क्या एक्शन होगा हमको नहीं मालूम, दैट इज द इफेक्ट। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द काज एंड इफेक्ट, बिकॉज इन द नॉर्मेटिव साइंस वी कैन नॉट एस्टैब्लिश ए डायरेक्ट रिलेशनशिप। दैट्स बिकम वेरी क्रिटिकल पॉइंट, हाउ टू एस्टैब्लिश। अब जैसे कि और एग्जाम्पल ले, अब ये मजाक वाली क्योंकि इससे हम समझाने की दृष्टि से बोले थे, अब थोड़ा सा आपके सब्जेक्ट से लेते हैं। इफेक्ट, महंगाई है। काज, क्यों महंगाई है? क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन गिरा? क्या कोरोना की वजह से हमारा प्रोडक्शन गिरा या उससे हुआ? क्या सेविंग रेट कम है? क्या क्या है? 10 कारण, 10 अर्थशास्त्री 10 कारण बताएंगे। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। इफेक्ट यह है कि महंगाई है, जीडीपी गिरा। अब तमाम अर्थशास्त्री अपने तरीके से कारण ढूंढ रहे हैं और हर अर्थशास्त्री एक दूसरे से सहमत नहीं हो पा रहा है, एक चीज। दूसरा, अब काज से इफेक्ट पर आ रहे हैं। रिजर्व बैंक क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी के तहत सीआरआर या रेपो रेट बढ़ाना या घटाना चाहता है। मान लीजिए कि रेपो रेट उसने बढ़ाया या सीआरआर बढ़ाया। अब रिजर्व बैंक की मीटिंग चल रहा है, क्या परिणाम होगा? क्या देश में जीडीपी गिरेगी या बढ़ेगी? क्या सेविंग रेट बढ़ेगा घटेगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगा घटेगा? कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा घटेगा? एक्सचेंज रेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शेयर मार्केट पर? सो मेनी थिंग्स। अब यहां पर प्रॉब्लम है कि कैसे करें, क्योंकि एक काज के कई इफेक्ट और एक इफेक्ट के कई काज। अब यहां पर प्रॉब्लम यह होता है कि हम करें क्या, क्योंकि अब हम करते क्या है, यहां पर हर एक काज को अध्ययन करेंगे और हर एक इफेक्ट को अध्ययन करेंगे और उसके हिसाब से जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको हम लोग चुनेंगे और उसको इंप्लीमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो ये व्हेन वी कैन नॉट एस्टैब्लिश द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द काज एंड इफेक्ट, तो वहां पर आ जाता है आपका नॉर्मेटिव साइंस। तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, वो नॉर्मेटिव साइंस है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एन इकोनॉमिक्स। मैनेजमेंट भी यही है, नॉर्मेटिव साइंस, इकोनॉमिक्स भी है, क्योंकि काज एंड इफेक्ट, इन दैट केस इट इज द मैटर ऑफ एनालिसिस। ऑल कॉजेस को हम निकालेंगे, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, उसके इफेक्ट को हर एक करेंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड क्या कहते हैं क्रिटिकलिटी ऑफ द सिस्टम, हम उसके बाद उसको अप्लाई करेंगे। अब प्रोफेसर रॉबिन्स ने
इसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक को प्योर साइंस मान लिया था। कहां से हो सकता है? क्या एक ही चीज हमारा इंग्लैंड का, भारत का, श्रीलंका का, नेपाल का इकोनॉमी एक ही है? और जब एक नहीं है तो उसका काज एंड इफेक्ट कैसे होगा? जबकि पॉजिटिव साइंस कहता है कि वो इट इज स्टैटिक, हर जगह एक चीज होगा, जबकि नॉर्मेटिव साइंस कहता है नहीं, ये हर जगह अलग अलग हो सकता है। ये सारी चीजें तो इनकी बहुत बड़ी आलोचना थी इनकी। आगे के क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि इनकी आलोचना क्या थी। जो डिफिनेशन का हमारा लास्ट क्लास होगा उसमें हम अदर जो ऑथर है उनके सैमुअल्सन हैं और प्रोफेसर केन्स का थोड़ा चर्चा करेंगे, मैक्रो माइक्रो पर पढ़ चुके हो। एक दो डिफिनेशन का एक नेक्स्ट क्लास और होगा और उसमें हम पूरा डिफिनेशन को ओवर करेंगे। मेरे ख्याल से आपको प्रोफेसर रॉबिन्स का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा कि इन्होंने स्केर्सिटी दिया, बाद में आलोचना भी हुई कि स्केर्सिटी अगर प्रॉब्लम है तो एबंडेंस इज आल्सो प्रॉब्लम। 1930 का कर चुके। और दूसरी आलोचना जो सबसे बड़ी हुई कि इन्होंने इसको प्योर साइंस माना, जबकि ये आपका नॉर्मेटिव साइंस। हमने इसके साथ ही साथ आपके क्लास में, आपके कोर्स में जो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस था उसको भी हमने डिफाइन कर दिया। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम मिलते हैं पार्ट 3 और पार्ट 3 एक डिफिनेशन का और पार्ट 36 एक पूरे इकोनॉमिक्स क्लास का। तब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।